हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पल्लवी शॉ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 किंग्स एंड किंगडम्स। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है किंग्स एंड किंगडम्स इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Many new dynasty emerged after the 7th century. Map 1 shows the major ruling dynasty in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी जो डायनेस्टीज़ और बहुत ही सारी जो रूलिंग डायनेस्टीज़ थी वो सब क्या यहाँ पर इमर्ज करना शुरू करने लगी थी। यहाँ पे जितनी भी ये कलर हैं जैसे राष्ट्रकूटास, पालास डायनेस्टी, चोलास डायनेस्टी, ठीक है, और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ये जितनी भी डायनेस्टी हैं ये गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, ये सब क्या यहाँ पर इमर्ज करना स्टार्ट करने लगी थी। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। बाय द 17th century देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स चीफ्स इन different regions of the subcontinent. The existing kings often acknowledged them as their subordinates or samantas. They were expected to bring gifts for their kings of or overlords be present at their court and provide them with military support. As Samantas gain power and wealth, they declared themselves to be Mahasamanta. Mandaleshwar, the great lord of the circle of region, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. One such instance was that of the Rashtrakuta in the Deccan. The Chalukyas of Karnataka in the mid 8th century, Danti Durga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden worm. When this ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead the rebirth of sacrificer as a Kshatriya, even if was not one by birth. If in other cases, men from enterprising families use their military skill to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba Mayur Sharman and the Gurjar Pratihara Harishchandra were Brahmans who gave up their traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdom in Karnataka and Rajasthan रेस्पेक्टिवली। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पहले के लोग होते थे, मतलब कि अब यहाँ पे क्या होने लगा। देखिए पहले यहाँ पे नई नई क्या होने लगी, यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा 17th सेंचुरी में बहुत सारी जो नई नई डायनेस्टीज होती थी वो क्या एमर्ज करने लगी। तो कैसे एमर्ज करने लगी, तो यहाँ पे जो नए नए रूलर्स होते थे, यहाँ पे जो मतलब रूलर्स नहीं जो लोग होते थे, इनके साथ अगर गलत हो रहा होता है तो ये उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। तो तब का ये सीन था, अगर आप क्षत्रिय हैं तभी आप लड़ेंगे, नहीं तो आप नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने लगे कुछ लोग अपना क्या जो मतलब कि जो उनकी वर्ण था, जैसे अगर वो ब्राह्मण है तो वो क्या क्षत्रिय में बनेंगे। ठीक है, क्षत्रिय बनने लगेंगे। तो जैसे कि एक हरिश्चंद्र थे गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के, तो इन्होंने क्या करा, एक यज्ञ करा जिसका नाम था हिरण्यगर्भ करने के बाद अगर किसी ने आदमी ने हिरण्यगर्भ सक्सेसफुली कर लिया तो वो क्या, वो क्षत्रिय कहलाएगा। ठीक, क्षत्रिय कहलाने के बाद क्या हो गया, वो लड़ाई करने लगे थे। ठीक है, तो अगर आपको लड़ाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्षत्रिय होना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हिरण्यगर्भ करा और क्षत्रिय बन करके आर्म्स यानी कि हथियारों को हाथ लगाया और जाकर के लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई सराउंडिंग टाइटल्स such as Maharaja Adhiraj, the great king, overlord, the king, Tribhuvana Chakravartin, and so on. However, in spite of such claims, they often shared power with their samantas as well as with association of
peasants, traders, and brahmanas. In each of these states, resources were obtained from the producer. That it peasant cattle keepers, artisans who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as a rent due to a lord who asserted that he owned the land revenue and was collected from traders. These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. They were also used to fight wars which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and position were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held this position. तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, यानी कि जो किंग्स होते थे उनको उन्होंने अपना किंगडम बना तो लिया, अब वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो पुराने राजा के लोगों को तो रखेंगे नहीं, क्यों कभी पुराने राजा के लोगों ने कभी इनके साथ कुछ गलत कर दिया तो ये तो चले ही जाएंगे। तो ये जो राजा होता था ये अपने जो इसके विश्वासमंद लोग होते थे उनको ही क्या अपने एडमिनिस्ट्रेशन में दिया करता था। तो जो राजा होते थे वो क्या करते थे, जैसे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को लगाना है तो वो अपने विश्वास पात्र को ही लगाएंगे, ठीक। तो विश्वास पात्र में कौन आता था, तब वो लोग किसी पे भरोसा ना करके अपने फैमिली मेम्बर्स में ही क्या करते थे, लेकिन तब के फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे थे कि वो अपने फैमिली वालों को ही क्या कर देते थे, धोखा दे देते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बनाते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स पे भरोसा करते थे, तो वो अपने क्लोज रिलेटिव्स हो गए, ठीक, उन्हीं को क्या यहाँ पे पोजीशन में दिया करते थे, ठीक फ्रेंड। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। तो इसे स्टार्ट करते हैं। Prasasti's contains details that may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahmanas who occasionally helped in the administration. Kings often rewarded Brahmanas by grant of land. These were recorded on copper plates, which were given to those who received the land. Unusually for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It has composed by an author named Kalhana. He used a variety of sources including inscription documents, eyewitness accounts, and earlier histories to write his account. Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their पॉलिसीज़। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि पहले के लोग जो थे वो अपने बारे में खुद लिखवाया करते थे। किससे लिखवाया करते थे, वो अपने बारे में लिखवाया करते थे प्रशस्तीज़ में, ठीक। एक कॉपर की प्लेट होती है, ये प्रशस्तीज़ तो हम लोगों ने क्लास 6 की हिस्ट्री में पढ़ रखी है ना, हाँ। तो जो ये प्रशस्तीज़ होती है इनमें क्या लिखवाया करते थे, कॉपर प्लेट होती थी, ठीक है। तो इसमें क्या ये ब्राह्मण्स जो होते थे ये क्या इनका काम होता था एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना, ठीक, लिखना पढ़ने का काम ब्राह्मण्स का होता था। तो ये जो प्रशस्तीज़ है ये क्या लिखवाया करते थे, ठीक है। लिखवाने के बाद क्या करते थे, लेकिन ये जो प्रशस्तीज़ होती थी 100% करेक्ट नहीं होती थी, लेकिन इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो रूलर्स है ये अपने आप को क्या दर्शाना चाहते थे, यानी कि अपने आप को कैसा सा डिपिक्ट करते थे, अपने आप को कैसा सा ये क्या अपने खुद की नज़रों में अपने आप को कैसा देखना चाहते थे। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है
warfare for wealth. You may have noticed that each of these ruling dynasty was based on a specific region. At the same time, they tried to control other areas. One particularly prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. For centuries, rulers belonging to the Gujara Pratihara, Rashtrakuta, and Pala dynasty fought for control over Kannauj because there were three parties in the long-drawn conflict. Historians would describe it as the tripartite struggle. Rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attacked one other's kingdoms, they often choose to target temples, which were sometimes extremely rich. One such ruler is Mahmud of Ghazni, Afghanistan. He raided the subcontinent 17 times. 1000. He raided the subcontinent 17 times with a religious motive. His target were wealthy temples, including that of Somnath, Gujarat. Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. Other kings who engaged in warfare, including the Chahamanas, later known as the Chauhans, who ruled uh, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gahdevalas of western Uttar Pradesh. The Chahamanas rulers of ruler was Prithvi Raj III, 1168 to 1192, who defeated a Turk ruler named Sultan Mahmud Ghori Muhammad Ghori in 1191, but lost to him the very next year in 1192। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? फ्रेंड्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक जगह है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है कन्नौज। कन्नौज के लिए उस समय तीन डायनेस्टी लड़ रही थी। कौन सी? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा और पायला डायनेस्टी, ये सब क्या आपस में लड़ रही थी। ठीक है, तो जीत तो कोई नहीं पाया, लेकिन ये जब लड़ रही थी तो लोगों ने इनको क्या नाम दे दिया? इनको नाम दे दिया ट्रिपटाई। क्या? इनको नाम दे दिया गया ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ये नाम इन लोगों को लोगों ने दे दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल हो गए थे, क्योंकि वो बड़े बड़े लार्ज टेम्पल्स यानी बड़े बड़े जो टेम्पल्स होते थे उनको क्या एक्वायर कर लेते, उनको लूट लेते थे। जैसे कि एक है हमारा जैसे एक है रूलर जिसका नाम है महमूद गजनी। तो ये अफगानिस्तान का है। इसने क्या 17 बार रेड करी, कहाँ पर? सोमनाथ में। और इसने इतना पैसा कमा लिया कि गजनी सिटी को क्या एक कैपिटल बना दिया, यानी कि बहुत ही डेवलप कर लिया उतने टाइम उस टाइम के हिसाब से। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लोजर लुक द चोलास। तो इससे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। How did the Cholas rise to power? A minor chiefly family known as the Muttarayar held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallava kings of Kanchipuram with Vijayala, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayur, captured the delta from the Muttrayar in the middle of the ninth century. He built the town of Tanjavur and a temple of goddess
Nishum Basundini there. The successor of Vijayalaya conquered neighboring regions and the kingdoms grew in size and power. The Pandyan and the Pallava territories to the south and north were made part of this kingdom. Raja, I consider Raja. I consider the most powerful Chola ruler become king in 985 and expanded control over most of these areas. He also recognized the administration of the empire. Raja Raja's son Rajendra continued his policies and even invaded the Ganga Valley, Sri Lanka, and countries of Southeast Asia, developing a navy for these एक्सपेडिशन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे चोला डायनेस्टी के बारे में बताया जा रहा है। चोला डायनेस्टी में क्या, एक राजा था जिनका नाम था राजा राजा, उनके एक लड़के थे जिनका नाम था राजेंद्र, वीर राजेंद्र। ठीक, तो ये वीर राजेंद्र ने क्या, ये वीर राजेंद्र और इनके जो सक्सेसर थे, यानी कि जो इनके पूर्वज थे, वो क्या, उन्होंने जो तंजावुर है वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, वहाँ पे बहुत सारे क्या टेम्पल्स बनाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा टॉपिक था, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन से स्टार्ट करते हैं। Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. Look at map 2 again. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks, water from the channels. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे इरिगेशन और किसके बारे में बताया जा रहा है, इरिगेशन के बारे में बताया जा रहा है। इरिगेशन मतलब कि खेतों में पानी सप्लाई करा जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, इरिगेशन कहा जाता है। तो इरिगेशन का अब खेतों में पानी सप्लाई करना मतलब कि इरिगेशन हो गया। ठीक, तो इरिगेशन वहाँ पे कैसे होता है, तो देखो इंडिया में हमारी एक नदी है जिसका नाम है गंगा। ठीक, और गंगा तो जाती है कहाँ बह करके, गंगा बह करके चली जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल। तो अपर साइड की बात हो गई। नीचे की बात करें तो यहाँ पे नदियाँ आती है, जैसे कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, ठीक है, गोदावरी हो गई। तो ये सारी जो रिवर है ये भी नीचे जा कर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है जा कर के। तो ये जो रिवर्स हो गई जो कि बे ऑफ बंगाल में चली गई, ठीक है, तो इनसे क्या होता है कि यहाँ पे जितना भी इरिगेशन होता है वो यहाँ पर इन्हीं की रिवर से होता है। और जहाँ पे ज़्यादा रिवर होती है वहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, वो बहुत ही ज़्यादा जो रिवर होती है, सॉइल होती है, सॉरी, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी जो टॉपिक था तो क्लियर हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, यानी कि जो एम्पायर है उसका जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके पास होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर अपना चैप्टर जो है उसको पूरा फिनिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है, हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज द सेटलमेंट्स ऑफ द peasant known as UR become prosperous with the spread of irrigation agriculture. Group of such village formed a larger unit called Nadu. The village council and the Nadu perform several administrative functions, including dispensing juices and collecting taxes. The rich peasants exercised considerable control over the affair of the Nadu under the supervision of the central Chola government. The Chola kings gave some rich landowners titles like Muvendevelan, a Velan of or peasant serving three kings, Arya, chief, etc. The market of the respect and the
entrusted them with important offices of the state at the center। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे पीसेंट्स होते थे जिनको उर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या एक समिति होती थी एक टाइप की, वहाँ पे कुछ लोग होते थे जो कि क्या विलेज फॉर्म करते थे, उनको क्या कहा जाता था, नाडू कहा जाता था। और जो काफ़ी अच्छे नाडू होते थे, यानी कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनको क्या कर दिया गया, उनको बहुत सारे जैसे एक नाम दे दिए गए, जैसे कि मूविन देवेलन, ठीक, और अरायर, तो ऐसे नाम करके क्या उनको रिस्पेक्ट देने लगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।